दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप आपके सामने आज यूपीएसआई के अगले सेगमेंट में हाजिर हूं। आज दोस्तों ये हमारा 23वें नंबर का सेगमेंट है और इसमें हम लोग आज जो है कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि हमारी आने वाली यूपीएसआई की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। सामान्य जीवन में भी इसकी जानकारी आवश्यक है कि हमारे ऐसे कौन कौन से अधिकार है या हमारे साथ कोई घटना होती है तो उसमें कौन सी धारा का उपयोग होगा या हम किसके पास जाके अपनी शिकायत करेंगे, पुलिस के अलावा किस पे कर सकते हैं, पुलिस से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन सारे प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे और मैं इसका विस्तार से वर्णन भी करता चलूँगा। तो दोस्तों हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे इसकी ओर चलते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बने रहिए फ्री एजुकेशन के लिए स्टडी 91 पे। चलिए दोस्तों, तो हम लोग जो देखने वाले हैं, हमारी ऐप डाउनलोड करिए और वेबसाइट पे जाइए, दोनों काम करिए। क्यों जाना वेबसाइट पे? तो मॉक टेस्ट देने के लिए। या ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो ऐप के थ्रू भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं यूपीएसआई के या किसी भी परीक्षा के। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता। मैं हर बार आपको बताता हूं कि सीआरपीसी, हर लेक्चर में मैंने आपको बताया सीआरपीसी और आईपीसी इज ए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ यूपीएसआई। ठीक है, तो यहां कहता है कि सीआरपीसी की धारा 2C में परिभाषित किया गया है। किस चीज को 2C में परिभाषित किया गया है? तो जो है हम लोग जब पढ़ते थे एक फॉर्मूला अपनाते थे पूरी परिभाषा को याद करने का। तो क्या है, जमानती अपराध को क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, तो बेलेबल ऑफेंस का है ये क्या है? बेलेबल बी का ए होगा। ठीक है, ऐसे करके हम याद करते थे। बी है बेलेबल ऑफेंस, शुरू होता है बी से, जमानत ये बी से शुरू होता है, यही फर्स्ट है। ठीक है, ये किस में है? ये सब सेक्शन ए में है। ठीक है, धारा 2 के या धारा 2C लिखा है ना, यहाँ पे 2A में बेलेबल ऑफेंस की बात की गई है। ऐसे याद करते थे। ठीक है, फिर क्या है? तो बी का ए, तो इस प्रकार का बना रखा था सिस्टम। तो यहाँ पर C का C रहता था। संज्ञेय अपराध को कॉग्निजेबल ऑफेंस हम लोग कहते थे और कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो धारा 2C के अंतर्गत दिया गया है, तो इसका आंसर 2C होगा। संज्ञेय अपराध वह अपराध होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये थोड़े से जघन्य प्रवृत्ति के माने जाते हैं। ऐसे अपराधों में पुलिस पहले क्या करती है? एफआईआर दर्ज करके बिना वारंट के गिरफ्तार करती है और 24 घंटे के सामने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करती है। उसके बाद जेल भेजा जाएगा या बेल मिलेगी, ये वहाँ तय होता है। ठीक है, तो ये संज्ञेय अपराध की बात की गई है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। अगली धारा देखिए, जमानती अपराध कौन से हैं? तो जमानती अपराध कौन से मैंने बता दिया। सबसे पहले बेलेबल ऑफेंस की बात है सीआरपीसी की धारा किसमें की गई है? सीआरपीसी की धारा 2A में की गई है। सबसे पहले जमानती अपराध की परिभाषा की गई है 2A कह लीजिए, 2(1) भी कुछ लोग कहते हैं उसको, तो यहाँ पर की गई है। तो कह रहा है जमानती अपराध कौन से हैं? तो वह अपराध कौन से हैं जिनमें दंड प्रक्रिया की प्रथम अनुसूची में जमानती के क्या रूप में बताए गए हैं। सीआरपीसी में 2 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 2 अनुसूचियां हैं। तो प्रथम अनुसूची में जो है ये बताया गया है कि कौन सा केस जमानतीय है, कौन सा अजमानतीय है, कौन सा संज्ञेय है, कौन सा असंज्ञेय है, कौन सा केस कौन सा मजिस्ट्रेट सुनेगा, ये है। ऐसे सारी चीज़ों को उसमें एक चार्ट बना करके डिस्क्राइब किया गया है। आप लोग जब प्रथम वो देखेंगे, क्या नाम है, अनुसूची देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। आप सीआरपीसी के आकर किसी पर बेयर एक्ट पलटते चले जाइए, सबसे आखिरी में अनुसूची जाएंगे तो दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फर्स्ट। ठीक है, सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में जो बताया गया वही जमानतीय होंगे। उसकी परिभाषा 2A में की गई है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में वही बात की गई है, ध्यान रखिएगा। 2A यहाँ लिखा है, मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, सीआरपीसी कब प्रवृत्त हुई, यानी किस दिन से जनता पे लागू हुई? सीआरपीसी कही जाती है 1973 की, पर जनता पर लागू हुई थी 1 अप्रैल 1974 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1974 को जनता पर लागू हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में वही बात है संहिता की धारा 1(3) में कि हर ज़्यादातर जो है अधिनियम की जो है धारा 1 में ही उसके क्या है, प्रवृत्ति की तिथि की बात कर देता है, उसके क्षेत्र की बात कर देता है, उसके नाम की बात कर देता है। 3 चीज़ों की बात तो करता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस संबंध में आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है? इनमें से कौन सा केस सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड है? सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 के बीच में बताया गया है, उसके बारे में। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा जयदेव बनाम स्टेट। इस केस में जो है आत्मरक्षा के अधिकार को बताया गया था
ठीक है, आत्मरक्षा से संबंधित है ये। बाकी आर बनाम प्रिंस का जो है वो आवाज़ जो है उससे है, क्या नाम है, मेंसरिया से रिलेटेड है। महबूब शाह और एम्परर का जो है ये जो है अन्यत्र उपस्थिति के सिद्धांत वाला है कि जो है प्रत्यक्ष व्यक्ति ना भी हो तो भी, यानी कि ये धारा जब आप 3 और 4 पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ये जो है शुरुआत में मिलेगा, कई जगह ये मिल सकता है। तो ये बात है, यहाँ पर जो है सिर्फ यही एकमात्र केस है जो कि जयदेव बनाम स्टेट का आत्मरक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। अगला देखिए, निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन, अनसाउंड माइंड की बात की गई है। अनसाउंड माइंड का मतलब है पागल या विकृचित व्यक्ति को अनसाउंड कहते हैं। जो पागल और विकृचित व्यक्ति होता है इसको अनसाउंड माइंड कहते हैं। ठीक है, इसका सिद्धांत बचाव के रूप में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। कब किया गया था तो ये मालूम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैकनेटन का केस। ये केस जो है आईपीसी की जो है, आईपीसी की बात कर रहा हूँ, आईपीसी की जो है सेक्शन 84 में दिया गया है। मैकनेटन के सिद्धांत को, इस सेक्शन को मैकनेटन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है एक पागल, एक विकृचित व्यक्ति था जिसको लगता था कि जो है स्कॉटलैंड का ये केस है, स्कॉटलैंड का व्यक्ति था मैकनेटन। इसको लगता था कि स्कॉटलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, जो वहाँ के पीएम हैं, उनकी वजह से इसकी नौकरी चली गई है। और यह जो है पीएम के जो सेक्रेटरी होते थे, जो उनके सचिव होते थे, तो वहाँ पर देखते हैं स्कॉटलैंड में सब जो है सूट वूट टाइट किए रहते हैं, बढ़िया पहने रहते हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे उनका सेक्रेटरी हो। तो उसको लगता था कि जो ये सेक्रेटरी है यही प्रधानमंत्री है, और इसने जो है मैकनेटन ने इसकी हत्या कर दी, इसको गोली मार दी। और ये जो है बचाव में ये कहा गया कि जो है प्राइम, जब उसने बताया कि मैंने तो प्रधानमंत्री को मारा है, तो उन्होंने कहा नहीं, आपने सेक्रेटरी को मारा है, प्रधानमंत्री तो ये है। तो उसको पता ही नहीं था, वो तथ्य से भिन्न था, जो है विकृचित था, उसको ये पता ही नहीं चल पाया था। ऐसी स्थिति में जो है वहाँ पर एक सिद्धांत पारित हुआ था। यहाँ की जो है संसद ने, एक तरीके संसद ही कहेंगे उसको, वहाँ की जो संसद ने एक सिद्धांत एक पीठ बनाई जजों की, और उनको कुछ क्वेश्चन दिए कि इसका बचाव जो लिखा है ना, अनसाउंड माइंड, अस्वस्थ मन का बचाव कब दिया जाना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए जिसमें दिया जा सकता है। तो उन्होंने, जजों ने 5 प्रश्नों के उत्तर दिए। उन 5 उत्तर को ही मैकनेटन का सिद्धांत कहा गया बाद में। और ये मैकनेटन का जो सिद्धांत है यही आज तक जो है अस्वस्थ मन पर लागू होता है, आज तक यही सिद्धांत चल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। एक्सप्लेनेशन यहाँ छोटा सा है, मैंने पूरा बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में, क्या कह रहा है, निम्न में से गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस मृत्यु कारित कर सकती है या मृत्यु कारित करने का अधिकार है। ठीक है, मृत्यु कारित करने तक का अधिकार पुलिस को है अगर कोई क्या है गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करेगा। तो किस प्रकार के अपराध की बात कर रहा है, तो वहाँ पर जो है मृत्यु दंड अगर किसी को मिला है वो व्यक्ति, या जीवन कारावास की सजा से अपराध किया है, इन दोनों में से किसी प्रकार का अपराध कोई व्यक्ति करेगा तो उसको जो है पुलिस गिरफ्तार करने जाएगी और वह गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसकी मृत्यु कारित कर सकती है। इसका आंसर होगा सी, उक्त दोनों। ठीक है, आजीवन कारावास और मृत्यु, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पे धारा 46 के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट भी किया गया है, जो है आप देख लीजिएगा, सीआरपीसी की धारा 46 में इस बात को कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रामू सोहन के घर में खिड़की से एंटर करता है। क्या करता है, रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। रामू ने इनमें से कौन सा अपराध किया है, तो रामू ने किया है सेंधमारी का अपराध किया है, जो कि आईपीसी की धारा 545 के अंतर्गत इसका जो दृष्टांत है, कौन सा, इसका जो दृष्टांत है, इसके दृष्टांत तीसरा देखेंगे आप तो ये घटना लिखी हुई आ जाएगी कि एक व्यक्ति दूसरे के घर में खिड़की से एंटर करता है, तो वो क्या करता है, वह गृह अत्याचार करता है और उसी को हाउस ब्रेकिंग भी कहा जाता है। ठीक है, हाउस ब्रेकिंग भी कहा जाता है। इसका आंसर ये है, सेंधमारी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान आ जाएगा आपको, दृष्टांत ये है, दृष्टांत 3 जो है ये सेम घटना है, बस नाम की जगह पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, जो है वहाँ ए बी लिखा होगा तो आपको दिख जाएगा। इस घटना का 445 आईपीसी है, ये आईपीसी क्या है, आईपीसी की धारा है, आईपीसी की धारा 445 के दृष्टांत 3 में इस बात को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया, यहाँ बहुत छोटा सा लिखा है, मैंने पूरा बता दिया आपको। दूसरा के आगे कहता है एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्न में से किस केस से है।
ठीक है। तो एस वरदराजन बनाम इसका जो स्टेट का केस है यह व्यापरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यापरण से संबंधित है, 363 से संबंधित है। देखिए आईपीसी में जो है व्यापरण और अपहरण, अपहरण जो उसको आप जो है आप लोग सामान्य भाषा में किडनैपिंग समझते हैं, उसको एब्डक्शन कहते हैं, और जो एब्डक्शन आप समझते हैं वो किडनैपिंग कहलाता है। व्यापरण और अपहरण दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अपहरण की, व्यापरण की बात कर रहा है कि विधिपूर्ण संरक्षकता से अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को हटा देता है तो वह व्यापरण कहलाता है। यही वरदराजन बनाम स्टेट का केस है, एस वरदराजन बनाम स्टेट का केस है, जो कि धारा 363 आईपीसी से रिलेटेड है, व्यापरण से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आगे इसकी बात बता दिया कि क्या है, तो व्यापरण से रिलेटेड है, ये बता दिया मैंने आपको। अगली बात कहता है कि आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली की बात करता है, ठीक है। किसकी बात करता है? अनलॉफुल असेंबली की बात करता है। तो धारा 41 जो है कहती है 5 या 5 से ज़्यादा, ठीक है, 5 या 5+ व्यक्ति जब किसी जो है अनलॉफुल असेंबली करते हैं, मिलते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं, विधि विरुद्ध जमाव करते हैं, तो वह वैसा ऐसा जमाव विधि विरुद्ध जमाव करेगा। उनमें कुछ बातें कही गई हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध जो है कोई युद्ध या ऐसी तैयारी करने के लिए खड़े होना, किसी सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए होना, किसी अधिकारी के कार्य को एग्जीक्यूट करना कि भैया वो अपना कार्य ना कर पाए, ऐसा कुछ भी करना जो है ये क्या कहलाता है? ये जो है विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। और ऐसा भी आवश्यक है कि कई बार कि जब लोग पाँच या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हों, उस समय वह विधि विरुद्ध जमाव ना हो, लेकिन बाद में वो उग्र होने के कारण विधि विरुद्ध जमाव हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। धारा 41 देखेंगे तो 41 का लास्ट का एक्सप्लेनेशन इस बात को कहता है, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बता चुका हूँ, आगे चलते हैं। आईपीसी की धारा 320, ठीक है, ग्रेवियस हर्ट की बात करती है। किसकी बात करती है? ग्रेवियस हर्ट की परिभाषा की बात करती है। क्या कहती है? धारा 320 में कहा गया गहरी चोट की ग्रेवियस हर्ट की बात की गई है। इसमें कितने प्रकार को शामिल किया गया है? मैंने अपने जो है एक फुल लेक्चर में आपको बताया भी था, शुरुआत में ये लेक्चर देखेंगे उसमें मैंने जो है बाकायदे सारे प्रकारों को बताया था। यहाँ पे मैं फिर भी बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 8 प्रकार की बातें की गई हैं। ऐसा कि आप मारिए किसी की हड्डी टूट जाए, किसी की जो है आंशिक निशक्तता हो जाए, या ऐसा मारिए कि पुंसत्व हरण हो जाए, मतलब वह फिर आगे बाप बनने लायक ना रहे, ठीक है, या ऐसा मारिए कि वो 20 दिन से ज़्यादा बिस्तर पे पड़ा रहे। ऐसी 8 कंडीशन हैं जो मैंने कुछ बताई हैं आपको। ऐसी कुल मिलाकर के 8 कंडीशन है। इन्हें 8 कंडीशनों को ग्रेवियस हर्ट कहा जाएगा। और सामान्य तरीके से अगर 4-5 तमाचा मार दीजिए तो यह क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा हार्ट, ठीक है। 320 में ग्रेवियस हर्ट की परिभाषा है, ठीक है, 320 में ग्रेवियस हर्ट की परिभाषा है और 319 में हर्ट की परिभाषा है, ठीक है। उपहति और घोर उपहति, ये घोर उपहति कहलाती है, ये उपहति कहलाती है। इसका मैंने आपको बता दिया आंसर, एक्सप्लेनेशन में ये छोटी सी बात कही गई है। अगली बात पे चलते हैं। कहता है आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण अबेटमेंट की सजा का आईपीसी में कहाँ पे प्रावधान किया गया है? यानी कि किसी को आप उकसाइए, यार तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाओ, मर जाओ, तुम जाए मर जाओ जल्दी से, मजाक में नहीं। आप लोग कई बार अपने मित्र को भी बोल देते होंगे फ़ोन पर कि भाई है ना, अरे क्या कर रहे हो, अरे यार बहुत दुखी हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद, जाओ मर जाओ डूब के, ऐसा कह देते हैं। तो ये नहीं, लेकिन आप उकसाइए किसी को इस प्रकार से कि वह वाकई में उस घटना को करने वाला हो या कर दे या अटेम्प्ट करे, भले ही वो ना मरे। ऐसी स्थिति में आपको आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडित किया जाएगा। क्या? 306 के तहत दंडित किया जाएगा। 306 कहती है कि स्वस्थ चित्त व्यक्ति या 18 वर्ष से ऊपर यानी वयस्क व्यक्ति के द्वारा को दुष्प्रेरण, आत्महत्या का दुष्प्रेरण करना 306 कहती है। और 305 इसी को एक्सटेंड करती है। 305 में बताया गया है कि 18 वर्ष से कम या फिर कोई पागल या विकृत व्यक्ति को आत्महत्या का दुष्प्रेरण करना। तो ये दोनों का दशाएं हो गई। 307 कहती है अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, हत्या के लिए हत्या का प्रयास करना। 308 कहती है कि अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड यानी कि आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करना। इसके अलावा धारा 309 इस बात को कहती है, क्या कहती है? अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या का प्रयत्न करना, ठीक है। इन 3 चारों के बारे में मैंने आपको सामान्य भाषा में बता दिया। आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये पूरा लिखा है, आपको जो भी है पढ़ लीजिएगा, ये तो बस सरल है, मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आगे कहता है
निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी जो है आईपीसी में दंडित है? तैयारी दंडित है इसकी बात कर रहा है, तो याद रखिए कि देखिए यहाँ पर तो क्या है, या तो हत्या कर दीजिए तो 302 लगेगी, और हत्या का प्रयत्न होगा तो 307 लगेगी। अभी मैंने पीछे धारा बताया। दहेज हत्या किस में है? तो 304 बी में है, ये भी आपको मालूम है। इसमें भी जो है करने पर है, प्रयत्न का यहाँ सिस्टम नहीं है। चोरी 378 379 आपको मालूम है, ये भी मैंने बता दिया है, परिभाषा और दंड। इसके अलावा भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना या युद्ध छेड़ना 121 और 122 के तहत इसकी जो है क्या, इसकी जो है तैयारी भी दंडनीय है। क्या है? इसकी तैयारी दंडनीय है। आप लोग जुटाइए, हथियार जुटाइए, गोला बारूद जुटाइए, तो आप जो है इसके लिए क्या है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए भी दंडित किए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, ये एक्सप्लेनेशन है, आपको बता दिया। आगे चलिए, छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा से है? छल की बात कर रहा है ये कि छल का संबंध किससे है? छल आप बहुत अच्छे से जानते हैं आप, तो छल का संबंध किससे है? तो छल की परिभाषा जो दी गई है वो दी गई है 415 में, और छल की सजा दी गई है 417 में। ठीक है, किस में दी गई है? 417 में दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 417 में इसकी छल की परिभाषा कही गई है, जिसमें 1 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। 1 वर्ष की सज़ा का प्रावधान और जुर्माना दोनों की बात की गई है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी भारतीय दंड क्या है, इनमें से कौन सी धारा जो है किस चीज़ से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 14 और 21 जो है ये असंवैधानिक घोषित की थी। माने इनमें से कौन सी धारा है जो है ये भारतीय संविधान में? एक बात याद रखिए, यहाँ पर ये लोग इतना लिखते हैं, ये सब समझदारी की बात है। यहाँ पर अनुच्छेद लिखना चाहिए, पेपर में भी कई बार धारा लिखा हुआ था। संविधान में अनुच्छेद हैं और बाकी संहिताओं में धारा होती हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि आईपीसी की कौन सी धारा इनमें से अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत असंवैधानिक घोषित कर दी गई थी? तो ये धारा है 303, आईपीसी की 303 धारा, जो कि मिट्ठू वर्सेस स्टेट के मामले में, ठीक है, मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य के, ठीक है, कुछ लोग पंजाब कहते हैं, कुछ लोग मिट्ठू वर्सेस स्टेट कहते हैं। ठीक है, मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में इसको असंवैधानिक घोषित किया गया था। और इसको असंवैधानिक घोषित करते हुए जो है इसमें क्या प्रावधान था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें प्रावधान था कि यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास मिला हो, क्या मिला हो? आजीवन कारावास मिला हो, और वह व्यक्ति किसी की हत्या कर दे, तो इस व्यक्ति को अब अगली सज़ा क्या मिलेगी? तो इसको अगली सज़ा मृत्युदंड दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान था। ठीक है, ऐसा प्रावधान था, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है 14 और 21 के तहत। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें वही बात कही गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा जो है दंगा परिभाषित है। दंगा किस में परिभाषित है? तो भारतीय जो है दंड संहिता की धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है। और दंगा परिभाषित करते समय कहा गया है, दंगा करने के लिए अधिकतम 2 लोगों का होना आवश्यक है। कितना? कम से कम, अधिकतम कह रहा हूँ, कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक है। जब 2 लोग किसी लोक स्थान में, कहाँ पर? किसी लोक स्थान में जो है, लोक माने पब्लिक इलाके में, लोक स्थान में प्रशांति भंग करते हैं। क्या करते हैं? ठीक है, प्रशांति भंग करते हैं, प्रशांति भंग करेंगे या आपस में लड़ेंगे, ऐसा हल्ला गुल्ला मचा करके, तो वह दंगा कहलाता है। और इसकी सज़ा जो है इसमें 159 में इसकी परिभाषा की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। और 160 में इसकी दंड की सज़ा है, जो कि 100 रुपये तक का अर्थदंड है, और 1 माह तक की सज़ा की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया? सिर्फ परिभाषा की बात कर रहा है कि आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित कहाँ गया है। ये मैं फुल लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। 120A में इसकी बात की गई है। 120A में कहा गया है, 120A में भारतीय दंड संहिता की इसकी बात की गई है, परिभाषा की। और यहाँ पे 2 बात कही गई हैं, या तो कोई जो है अपराध करा जाए, ठीक है, या किसी अपराध को करने के लिए तैयार किया जाए। यानी कोई अपराध के लिए आप जो आईपीसी में दिए गए हैं, किस में दिए गए हैं? आईपीसी में जो भी अपराध दिए गए हैं उनको करने के लिए आप तैयार हो जाइए, सहमति जता दीजिए कि हाँ हम लोग मिलके करते हैं। एक बात कही गई है। दूसरी बात कही गई है, यानी क्या? कोई अवैध कार्य, वहाँ पर कहा गया है कोई अवैध कार्य। पहली बात है, पहले क्लॉज कहता है कोई अवैध कार्य करने के लिए सहमति दी जाए। दूसरा कहता है कि अगर काम वैध है, क्या है?
काम तो वैध है, लेकिन वो जो है अवैध रीति से किया जाए, तो अवैध रीति से करने के लिए सहमति जता दी जाए तो यह दोनों आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है, इसके लिए सजा मिलेगी। ठीक है, पहले वाले के लिए तो माना जाएगा कि जो जैसे दुष्प्रेरण की सजा है माना जाएगा उसी अपराध का दुष्प्रेरण किया जाएगा, और इसके लिए जो है कुछ 6 माह की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो गया इसका 120A पहला, ये एक्सप्लेनेशन है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे चलिए, भारतीय दंड संहिता की जो है आईपीसी की धारा 376 जो है ये सबसे फेमस धारा है, सब लोग जानते हैं। आजकल मजाक में भी आप लोग कई बार अपने दोस्तों को चिढ़ाते होंगे कि ऐसा मत करना भाई, ऐसा हो जाएगा। तो 376 की बात कर रहा है। 376 जो है बालासंग, बलात्कार या रेप कह लीजिए, इन तीनों में एक ही शब्द है, इसे परिभाषित किया गया है। इसमें अलग अलग कंडीशन बताई गई हैं। धारा में 375 और 376 दोनों की बात की गई है। ठीक है, यहाँ परिभाषा खंड है, यहाँ पर दंड की बात है, ये ई तक पहुँच गया है आजकल, और ये अभी 4 हैं। ठीक है, इसके बारे में आप जब 375 और 76 पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। 376 में जो है सारे प्रकार के रेप की बात की गई है, चाहे वह मैट्रिमोनियल रेप हो। अब आप सोचते होंगे मैट्रिमोनियल रेप क्या होता है, तो विवाह के संबंध में जो पत्नी है वह आयु में अभी कम है और उसके साथ अगर वो आवयस्क है, उसके साथ पति संभोग करता है, तो यह भी जो है मैट्रिमोनियल रेप के अंतर्गत माना जाता है। इसमें समय समय पर कुछ आयु घटाई बढ़ाई जाती है, कभी वो आयु 18 हो जाती है, कभी 16 हो जाती है, कभी 15 हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा। खैर आयु से आपको कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों धाराएं बलात्कार से संबंधित हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ 6 परिस्थिति ले गया जो कि गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, आईपीसी की आईपीसी का जो चैप्टर है चौथा, ये क्या है, ये है साधारण अपवाद से। वैसे मैं ये पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं लेक्चर में। साधारण अपवाद कहते हैं, जनरल एक्सेप्शन कहते हैं इसको, साधारण अपवाद कहते हैं। इसमें ये शुरू होता है 76 से लेके 106 तक चलता है, जिसमें 2 हिस्से में इसको बांटा गया है। जिसमें बेसिकली जो बताया गया है वो बताया गया है 96 से लेके 106 तक की बात की गई है। ये 96 से 106 जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार की बात करता है, इसकी पूरे की बात करता है, जिसमें 2 प्रकार की बातें की गई हैं। एक तो शरीर संबंधित प्रतिरक्षा की अपराध में, शरीर से संबंधित प्रतिरक्षा यानी बॉडी से संबंधित सेल्फ डिफेंस, और दूसरा प्रॉपर्टी से संबंधित सेल्फ डिफेंस की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका आंसर है तीसरा, शरीर और संपत्ति दोनों से संबंधित अपराधों की बात करता है, ये आपको मालूम है। ठीक है ना। धारा 96 से 106 में इसको कहा गया है। 96 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के संदर्भ में की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा है 97 में कि भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के अनुसार प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कहाँ तक विस्तार है, यानी कि धारा 96 किस बात को कहती है, वह कहती है कोई बात अपराध नहीं है जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत की जाए, और 97 उसी का विस्तार करते हुए कहती है कि कहाँ तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, तो शरीर, संपत्ति या किसी दूसरे के शरीर बचाने तक भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित जो है अपराध कहाँ दिया गया है, तो जो भी अपराध की बात करेगा वो भारतीय दंड संहिता में ही दिया होगा, आपको जानकारी होनी चाहिए। महिला का लज्जा भंग जो है वो 354 आईपीसी में दिया गया है, सेक्शन 354 आईपीसी में दिया गया है। 2013 तक ये एक ही धारा थी। 2013 के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में इसमें जो है अलग अलग कैटेगरी कर दी गई। अब 354 में ए, बी, सी और डी, ये 4 प्रकार की धाराओं की बात की गई है, जिसमें जो है दिक्ता है, ठीक है, पीछा करना है, विवस्त्र करना है, ऐसी सारी बातों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। एक्सप्लेनेशन यहाँ छोटा सा है जो मैंने बता दिया है। इसमें लिख दिया 2 वर्ष तक कारावास या जुर्माने से दंडित होगा। अब ऐसा नहीं है, 354 में जो 4 प्रकार है उनमें अलग अलग प्रकार की सजा का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। आत्मरक्षा का अधिकार क्या है, आत्मरक्षा का अधिकार कहाँ तक विस्तारित होता है, तो कह रहा है अपने शरीर के प्रति अपराध के प्रतिरक्षा क्या है, अपने शरीर के प्रति अपराध के प्रतिरक्षा।
ठीक बात है। दूसरे के शरीर के प्रति प्रतिरक्षा, ठीक बात है। चोरी या लूट आदि का अपराध थे, तो ये भी बात वहाँ परिभाषा में दी गई है। तो ये तीनों बातें सही हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पर। धारा 96 मैंने आपको बता दी है कि इसके अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो शरीर और संपत्ति के प्रतिरक्षा में की जाए, और धारा 96 से 106 की बात भी कर दी है, ये आपको पूरा बता चुका हूँ। तो दोस्तों हमारा ये सेगमेंट यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। आप बने रहिए। यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना है तो मूल विधि और संविधान ये दोनों मैं पढ़ाऊंगा, पॉलिटी, और बहुत अच्छे से गहनता से एक एक बात को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। इसलिए बने रहिए स्टडी 91 पर और देखते रहिए मूल विधि के सेगमेंट को ठीक 12 बजे रोज। तब तक के लिए नमस्कार।